बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो जो पीछे हमने कुछ डिस्कस की थी चीज़ें, उनके अंदर कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। आज भी उसी को ही हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना है, जिसके अंदर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती हैं। लाइक इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो स्टार्ट हुई थी 1946 से, और 1957 तक का जो एरा था इसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स की, इसलिए इसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। और 1958 से आगे जितने भी कंप्यूटर्स बने थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे। ट्रांजिस्टर्स हम इनके बारे में इससे जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट आर ट्रांजिस्टर, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। इसके बाद ट्रांजिस्टर्स के बाद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये इसकी थर्ड जनरेशन थी। और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का ये मतलब है, आगे यूज़ तो ट्रांजिस्टर ही कर रहे थे, लेकिन आगे जो इसकी बेसिक इसका पर्पस था टू मेक इट स्मॉल इन साइज़, के आगे जितने भी जनरेशन आई उनके अंदर यूज़ तो ट्रांजिस्टर ही हुए, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक पर्पस था, जो डिवीज़न थी इन जनरेशन्स की, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर पर यूनिट एरिया ऑफ द चिप, कि किसी भी एक पर्टिकुलर चिप एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को हम प्लेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें अप टू 100 डिवाइसेस ऑन द चिप प्लेस हो सकती थी। यहाँ पे जो डिवाइसेस लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रांजिस्टर्स हैं। अप टू 100 ट्रांजिस्टर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ चिप। इसके बाद अगला लेवल आया, उसके अंदर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का नाम दिया हमने, और वो 1971 तक ये चला, 1971 तक। इसके बाद इसके अगर हम डिवाइसेस की काउंट देखें तो वो 100 to 3000 डिवाइसेस ऑन अ चिप कैन बी प्लेस्ड इन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 3000 to 1 लाख डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड ऑन अ चिप, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी दैट वाज 1971 to 1977। इसी तरह आगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इट्स ड्यूरेशन वाज 1978 to 1991 एंड इट्स number of devices were 1 lakh to 100 millions devices can be placed on a chip। और इसके बाद आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम क्या देते हैं कि 100 मिलियन डिवाइसेस से ज़्यादा जितने भी डिवाइसेस थी उसको हमने नाम दे दिया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और आज भी हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है इन द मेकिंग ऑफ प्रोसेसर चिप्स, और ये 1991 से ऑनवर्ड अभी तक यही चल रही है। अब इनके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जैसे हमने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस की रेंज देखी, डिफरेंट जो हमने स्केल इंटीग्रेशन देखे, उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप एंड देयर टाइम ड्यूरेशन, के कौन सी टाइम ड्यूरेशन तक जो थी ये डिफरेंट रेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन थी, ये हम अप्लाई करते रहे और उनको हमने नाम क्या दिया। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है मोर्स लॉ। अब क्योंकि हम पीछे स्टेप के अंदर पढ़ के आए नंबर ऑफ़ डिवाइसेस ऑन अ चिप, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था मोर्स, उसने एक लॉ पेश किया कि इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ चिप विल बी डबल्ड एवरी ईयर। मतलब हर साल के बाद जो एक चिप के ऊपर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हैं, वो डबल हो जाएंगे। लेकिन 1970s के में क्योंकि डेवलपमेंट है जो वो काफ़ी स्लो हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी ही एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिवाइसेस प्लेस कर चुके थे, तो उसमें थोड़ा सा स्लोनेस आई, उसके अंदर थोड़ा सा लैग आया, जिसके लिए एक नया इन्होंने पॉइंट पेश किया जिसमें था कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर डबल्स एवरी 18 मंथ्स। पहले हर साल के बाद डबल हो रहे थे, लेकिन 1970s के बाद इसकी जो रेशो है वो कम हो गई और जो टाइम है वो बढ़ गया। तो फिर इन्होंने इसके लिए एक की पॉइंट इसमें अमेंडमेंट हुई कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स डबल्स एवरी 18 मंथ्स, के हर 18 महीने के बाद जो ये नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर हैं डबल हो रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का, ये जो चिप्स हम तैयार कर रहे थे, इसका हमें फ़ायदा क्या था? कॉस्ट ऑफ द चिप हैज़ रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, कि जो उसकी कॉस्ट थी वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी थी, हार्डवेयर जो एक रेंज थी, वो हमें ज़्यादा मिल रही थी। हायर पैकिंग डेंसिटी मीन्स शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पास गिविंग हायर परफॉर्मेंस। मतलब जो एक बस साइज़ था, जो एक बस की लेंथ थी, इंटरकनेक्शन की लेंथ थी, वो उसकी साइज़ छोटा होने से वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से हमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि उसमें ट्रैवल टाइम कम हो रहा था।
स्मॉलर साइज़ गिव्स द इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही साइज़ कम होता है किसी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमें इजी टू कैरी, इजी टू यूज़ हो जाती है, उसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, या मतलब हमें आसान करने में, यूज़ करने में आसानी होती है। रिड्यूस्ड पावर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, जैसे ही इनका साइज़ कम हो गया तो इनकी जो पावर कंजम्पशन थी वो भी कम हो गई, और पावर कंजम्पशन के साथ साथ जो इनकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक एसी रूम चाहिए था पहले वाले कंप्यूटर्स को, तो वो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गई साथ ही। फ्यूअर इंटरकनेक्शन इंक्रीज रिलायबिलिटी, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि बसेस की लेंथ जो है वो कम हो गई, तो इनकी जो रिलायबिलिटी है इस वजह से वो इंक्रीज़ कर गई। ये आगे कुछ एक ग्राफ है जिसके अंदर CPU ट्रांजिस्टर काउंट का उसकी ग्रोथ दिखाई हुई है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है जो कि अप टू 2010 है, और इसके जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर गिवन है। ये आप अपनी लर्निंग के लिए यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर सीरीज़ जिसके अंदर IBM 360 सीरीज़ इन्वॉल्व है, और ये स्टार्ट हुई थी 1964 में, और इसने रिप्लेस किया था IBM 7000 सीरीज़ को। और इसका जो डिफरेंस था IBM 7000 सीरीज़ से वो था कि सिमिलर और आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन सेट की इस पूरी सीरीज़ के अंदर जितने भी इन्होंने प्रोसेसर बनाए थे उनके सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेट था, उनके जो सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेट था उसकी जो लेंथ थी, नंबर ऑफ़ बिट्स थी वो सेम थी। उसके अलावा उसके अंदर जो ऑपरेशनल कोड और डेटा की जो नंबर ऑफ़ बिट्स हम यूज़ करते थे वो बिल्कुल सिमिलर थी इस पूरी सीरीज़ के अंदर। उसके बाद आगे है सिमिलर और आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्रीज्ड स्पीड, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर हम जनरेशन इंक्रीज़ कर रहे थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो उस वजह से इसकी जो स्पीड थी वो कंपैरेटिवली हाई थी पिछली जनरेशन की निस्बत। इसके बाद आ जाता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि इसके साथ हम मैक्सिमम डिवाइसेस पिछली जनरेशन की निस्बत इसके अंदर हम ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर सकते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच कर सकते थे, और इसको हम टर्मिनल्स का नाम भी दे देते हैं। इंक्रीज्ड मेमोरी साइज़, इंक्रीज्ड कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा थी। और मल्टीप्लेक्स्ड स्विच स्ट्रक्चर, मल्टीप्लेक्सर हम एक हमारा एक लॉजिक डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हम मल्टीप्लेक्सर देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, और उन इनपुट्स में से हम कोई एक एज आ आउटपुट यूज़ करते हैं, और उसके लिए एक बाकायदा उसका ट्रुथ टेबल है, उसके साथ हम उसको रिलेट करते हैं। तो वो जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था वो IBM 360 सीरीज़ के अंदर हुआ था। इसके बाद आ जाता है DEC PDP-8, 1964 में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, इसको नाम दिया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का। डिड नॉट नीड एनी एयर कंडीशन रूम, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ये चिप्स इन्वॉल्व होना शुरू हुई थी इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इनकी जो कूलिंग रिक्वायरमेंट थी वो कम होती जा रही थी। स्मॉल एनफ टू सिट ऑन अ लैब बेंच, इसकी जो प्राइस थी वो $1600 थी उस वक्त, और 100 के जो इसमें प्लस होते थे फॉर IBM 360। इसके बाद एम्बेडेड एप्लीकेशंस, OEM एंड बस स्ट्रक्चर, जो इसका बस स्ट्रक्चर था वो इम्प्रूव था, और वो जो हम बेसिक लेवल पे आजकल बस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसके अंदर कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, ये उस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इस सीरीज़ के अंदर। इसके बाद एक बस स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो कि हमने PDP-8 के लिए किया। यहाँ पे एक ही ओमनी बस यूज़ हुई थी, और इसी के अंदर ही पार्ट्स थे, लाइक एक ही बस के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ था। इसकी कुछ नंबर ऑफ़ लाइन्स जो थी वो एज अ कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ होती थी, और कुछ नंबर ऑफ़ लाइन्स डेटा बस के तौर पे यूज़ होती थी, और कुछ नंबर ऑफ़ लाइन्स इसकी एड्रेस बस के तौर पे यूज़ होती थी। और ये पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी हार्डवेयर था, चाहे वो कंसोल कंट्रोलर था, CPU था, मेन मेमोरी, IO मॉड्यूल, जितने भी IO मॉड्यूल थे, ये तमाम के साथ एक ही बस इसकी कनेक्ट होती थी। इसके बाद जब सेमीकंडक्टर मेमोरी आई 1970 के अंदर, साइज़ ऑफ सिंगल कोर, मतलब कि जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी इसका जो फर्स्ट टाइम था वो 1 बिट ऑफ मैग्नेटिक कोर स्टोरेज था, और होल्ड्स ये मैक्सिमम जो थी वो 256 बिट्स को स्टोर कर सकती थी, होल्ड कर सकती थी। नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड, मच फास्टर दैन द कोर, कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली डबल्स ईच ईयर। और इसके बारे में भी एक ये मतलब लॉ बना दिया गया, एक रूल बना दिया गया यूजिंग प्रीवियसली स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसमें ये था कि ये भी तकरीबन हर साल जो इसकी एक एरिया के मुताबिक जो इसकी स्टोरेज है वो डबल हो रही है।
इसके बाद इंटेल की कुछ सीरीज़ हम देखते हैं कि 1971 में 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जनरेट किया इंटेल ने। ऑल सीपीयू कंपोनेंट्स ऑन द सिंगल चिप। सीपीयू कंपोनेंट्स जिसके अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, सीपीयू कंपोनेंट्स के अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम कंपोनेंट्स जो थे वो एक ही चिप पे इन्होंने उसमें प्रोवाइड किए और ये एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। और इसके बाद इसी को यूज़ करते हुए, इसी का आर्किटेक्चर यूज़ करते हुए 1972 में 8008 प्रोसेसर जनरेट किया गया, जिसका जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो 8 बिट का था और बोथ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये जो 4004 था और 8008 था, ये दोनों जो हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, लाइक जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ लैब साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे, तो ये स्पेसिफिकली इन्हीं कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे। इसके बाद 1974 के अंदर 8080 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल की तरफ से जनरेट किया गया, जिसके अंदर इसको मतलब इसके अंदर एबिलिटी थी कि ये इसको हम यूज़ कर सकते थे जनरल पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पस इन कैलकुलेशन हम इसको यूज़ कर सकते थे 8080 प्रोसेसर को। और फर्स्ट जनरल प्रोसेसर जो था वो 8080 था बाय द इंटेल। उसके बाद आईओ डिवाइसेस थी, इनके अंदर कुछ मतलब डिमांड्स थी पब्लिक की तरफ से आप कह लें या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ से कह लें, पेरिफेरल्स विद इंटेंसिव आईओ डिमांड्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिमांड्स आ जाती हैं? लार्ज डाटा थ्रूपुट डिमांड्स, कि हम मैक्सिमम डाटा जो है हम ट्रांसफ़र करें और उससे जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन ना हो। इसके अलावा प्रोसेसर कैन हैंडल दिस, मतलब कि इस किस्म की हम आईओ डिवाइसेस यूज़ करें जिनको प्रोसेसर जो है वो ईज़िली हैंडल कर सकें। प्रॉब्लम मूविंग डाटा, के जो डाटा की मूवमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, लाइक बॉटल नेक एक हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द सीपीयू, तो उसके अंदर बॉटल नेक की एक प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर पीछे से बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डाटा आता है लेकिन प्रोसेस उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स इम्प्लीमेंट की गई, उसके अंदर एक था कैशिंग। ये जो कैशे मेमोरी है इसको हम आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बफरिंग, जो बफर रजिस्टर्स हमने यूज़ किए। हाई स्पीड इंटरकनेक्शन बसेस, के जो इंटरकनेक्शंस हमने यूज़ किए, जो बसेस यूज़ की वो अच्छे मटेरियल की यूज़ की जिसके अंदर जो स्पीड था, डेटा रेट था, वो इंक्रीज़ था। मोर एलेबोरेट बस स्ट्रक्चर्स, जैसे बस स्ट्रक्चर जो था उसमें हमने अलग अलग डिवीजन्स बना दी, लाइक कंट्रोल बस को अलग कर दिया, डेटा बस को अलग कर दिया और जो उसके अंदर एड्रेस बस थी उसको अलग कर दिया। हर एक का एक बेसिक पर्पस था और वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही यूज़ होती थी। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशंस, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई उनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशंस भी हमारे सामने हैं। इसके साथ आती है कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज आप समझ लें जो कि आपको क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जा सकता है। टाइपिकल आईओ डिवाइस डेटा रेट्स, इसके अंदर आप खुद इसको डिस्कस एक दफ़ा कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। आपको इस एक्सिस पे दिया हुआ है डेटा रेट इन बिट्स पर सेकंड और आपको वर्टिकल एक्सिस पे दिया हुआ है डिफरेंट डिवाइसेस आपको दी हुई हैं। तो ये आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस डिवाइस का जो डेटा रेट है वो किस कैटेगरी में लाई करता है या कितने बिट्स पर सेकेंड है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट की बैलेंसेस थे जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मैनेज करने होते हैं, जो कि अगर मैनेज हो तो एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम, मतलब उसके हर लिहाज से उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो एक बहुत अच्छी मतलब परफॉर्म करता है। सबसे पहले आ जाता है प्रोसेसर कंपोनेंट्स, मतलब प्रोसेसर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक बैलेंस वे में यूज़ किया जाए। उनके जो इनपुट आउटपुट्स हैं, जो उनके रजिस्टर्स वगैरह, उनकी जो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको जो हम सिलेक्शन करते हैं वो हमारी एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। इसके बाद मेन मेमोरी जिसके अंदर रैम और रोम आ जाती है, इसके अंदर मतलब एक अप्रोप्रिएट मेन मेमोरी होनी चाहिए, मेन मेमोरी का साइज़ होना चाहिए जिसको एक प्रोसेसर जो है वो इजीली उसको मैनेज कर सके, उसको जितने भी उसको डेटा सेव करना होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो वहाँ पे एनफ स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बस स्ट्रक्चर्स का भी नाम देते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर परफॉर्म करने के लिए इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है इम्प्रूवमेंट्स इन चिप ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, मतलब ये जो चिप हम तैयार कर रहे थे जिसको हम सेमीकंडक्टर का भी नाम दे देते हैं। इसके अंदर जो की पॉइंट्स थे वो था इंक्रीज़ हार्डवेयर स्पीड ऑफ प्रोसेसर, कि इसकी वजह से जो हमारी प्रोसेसर की स्पीड थी
वो बहुत तेज़ हो रही थी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो फंडामेंटली ड्यू टू श्रिंकिंग लॉजिक गेट साइज़। अब यहाँ पे हम रीज़न देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्या उसकी रीज़न थी कि हमारे प्रोसेसर कैसे स्पीड अप हो रहे थे इसकी वजह से। श्रिंकिंग लॉजिक गेट साइज़, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे गेट साइज़ था, ट्रांजिस्टर के अंदर भी लॉजिक गेट से यूज़ होते हैं उसको स्विचिंग करवाने के लिए। तो जो लॉजिक गेट साइज़ था वो क्योंकि डिक्रीज़ हुआ था, इसलिए जो हमारा ओवरऑल हार्डवेयर साइज़ था वो डिक्रीज़ हो रहा था। मोर गेट्स मोर पैक्ड मोर टाइटली इंक्रीजिंग क्लॉक रेट। क्लॉक रेट, ये जो हमारा प्रोसेसर होता है लाइक मेगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ में, ये असल में हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। और इसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो जितनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड रन हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं। और क्योंकि ये इसका जो इंटरकनेक्शन की लेंथ थी, जो बसेस की लेंथ थी वो रिड्यूस थी, इसलिए जो प्रोपेगेशन टाइम था सिग्नल्स के लिए वो भी रिड्यूस हो चुका था। इसके बाद आ जाता है इंक्रीज्ड साइज़ एंड स्पीड ऑफ कैशे। अब जो कैशे मेमोरी है इसको हम इसके लिए जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसके बाद वर्किंग कैसे होती है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मोस्ट प्रोबेबल अपकमिंग इंस्ट्रक्शन होती है, जो सीपीयू को लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो करंटली इन एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ हो सकती है, वो सीपीयू गैस करके इस कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। तो कैशे एक्सेस टाइम ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली, क्योंकि ये कैशे मेमोरी जो है वो प्लेस होती है ऑन बोर्ड मेमोरी है, ऑन चिप मेमोरी भी इसे कहते हैं, मतलब सीपीयू के साथ ही होती है। तो इसलिए इसको एक्सेस टाइम जो था इसका वो बहुत कम था। चेंज प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इंक्रीज इफेक्टिव स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म का ये मतलब है कि पैरेलल हम ये जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी आगे जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जीक्यूशन वाली इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम सेव कर रहे हैं कैशे के अंदर। तो ये पैरेलल एक प्रोसेस था जिसके अंदर हम बैक टू बैक कोई एक थोड़े से टाइम के लिए भी प्रोसेसर को फ्री नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन टाइम था, एग्जीक्यूशन जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। अब इसके साथ हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स विद क्लॉक स्पीड एंड लॉजिक डेंसिटी। पावर आ जाता है सबसे पहले। पावर डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेंसिटी ऑफ लॉजिक एंड क्लॉक स्पीड। जैसे जैसे क्लॉक स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही पावर की जो कंजप्शन है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो लॉजिक है ये असल में हमारे वो गेट्स हैं, या इसको आप नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स कह लें। जैसे नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस ही है जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ेंगी उनकी जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ेगी, और जैसे जैसे पावर कंजप्शन बढ़ेगी दे विल डिसिपेट मोर हीट। इसके साथ आ जाता है आरसी डिले। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। तो जैसे जैसे इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी और उसकी वजह से भी डिले आएगा। और क्योंकि ये हम क्लोजली पैक कर रहे थे इन चीज़ों को, तो इन वायर्स के क्लोज होने की वजह से, ये जो बसेस थी इनके क्लोज होने की वजह से इसके अंदर कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट भी आता है, और ये भी उसमें टाइम डिले की वजह बन रहा था। डिले इंक्रीजेज एज आरसी प्रोडक्ट इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जहाँ पे इन्वॉल्व थी उनकी वजह से डिले इंक्रीज़ हो रहा था। वायर इंटरकनेक्ट्स थिनर इंक्रीज रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हम इंटरकनेक्शन बसेस की जो विड्थ थी वो कम करते जा रहे थे उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो बढ़ती जा रही थी। वायर्स क्लोज़र टुगेदर इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस। दो वायर्स अगर करीब करीब हों तो वहाँ पे जो कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टाइम डिले बढ़ जाता है। मेमोरी लेटेंसी, मेमोरी स्पीड्स लैग्स प्रोसेसर स्पीड। अब जब भी अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट जो हमारा प्रोसेसर होता है उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो प्रोसेसर का डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बॉटल नेक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है जब भी हम मेमोरी से डाटा को प्रोसेसर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके अंदर भी लेटेंसी आती है, तो इसको हम नाम देते हैं मेमोरी लेटेंसी का। और इसकी सोल्यूशन जो है मोर एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड आर्किटेक्चरल अप्रोचेस, मतलब उसके अंदर हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कैसे आगे उसको हम स्टोर करवा रहे हैं, या कैसे हम बस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके सोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कुछ नए हिस्ट्री के टॉपिक्स, हमारे एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हम इसका जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनकी तरफ प्रोसीड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।